शायद हो गया है ना, चलिए आना बंद हो गया इस पे। स्टार्ट लर्निंग यहाँ पे तो बंद कर लिया। उनमें उसमें देख लो, मैं उसमें करवाता हूँ क्लास के बाद। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने ना ब्रिज पे काम किया था, आपको याद होगा। सेंसिटिविटी बताई थी, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला याद होगा आपको, लोडिंग इफेक्ट बताया था। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिज बताए थे। ठीक है, कौन सा ब्रिज किस काम के किस काम पे आता है। ब्रिज पे बेसिकली क्वेश्चन थ्योरेटिकल मेजरमेंट, मतलब ब्रिज से किस ब्रिज से क्या मेजर होगा, रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, या फिर रेजिस्टेंस मेजर होगा, इंडक्टेंस मेजर होगा, या कैपेसिटेंस मेजर होगा, या फिर फ्रीक्वेंसी मेजर होगा, या फिर आपको क्वालिटी फैक्टर के हिसाब से भी ब्रिज की का नेम पता होना चाहिए। जैसे कि हे ब्रिज कब काम आता है, जब क्वालिटी फैक्टर 10 से ज्यादा हो। स्लोवेस्ट ब्रिज किसको कहते हैं, हे ब्रिज को कहते हैं। ये सब कुछ करवा दिया मैंने। ठीक है, ये आपने देख लिया होगा। जस्ट वेट वेट वेट, ये वाला क्वेश्चन अभी रहता है, थोड़ा सा ना आगे चलते हैं पहले ना। एक कंसेप्ट और सुनो, जब ब्रिज में ना मैंने एक चीज नहीं बताई आपको, एक नोट्स बना लेते हैं अलग से ना। एक कंसेप्ट सुनो, कोई भी ब्रिज होता है ना, उसके अंदर बैलेंस कंडीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसका, बैलेंस कंडीशन। किसका भाई, बैलेंस कंडीशन। कोई भी ब्रिज होगा उसमें बैलेंस कंडीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस चीज को समझो आप पहले, फिर मैं एमसीक्यू करा दूंगा आपको। अब बैलेंस कंडीशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है ये समझिए आप। मतलब आप ये बताइए ब्रिज की पहचान कैसे होगी। आज मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। ब्रिज की पहचान ये होगी, ब्रिज में कितने नोड होते हैं, 4 नोड होते हैं, 4 नोड होते हैं। कितने नोड होते हैं, तो इन नोड्स के बीच में कुछ लोड लगा होता है। एक ये लोड लग गया, एक ये वाला लोड लग गया, एक ये लोड हो गया। ये ब्रिज की पहचान होगी। किन्हीं दो नोड के बीच में, जैसे ये ए नोड है और ये बी नोड है, किन्हीं दो नोड के बीच में एक डिटेक्टर लगा होता है। क्या लगा होता है, डिटेक्टर। डी, डी फॉर डिटेक्टर। अब ये डिटेक्टर गैल्वेनोमीटर भी हो सकता है, ये डिटेक्टर सीआरओ भी हो सकता है, और जो ये बीच में डिटेक्टर लगाया है ये हेडफोन भी हो सकता है। ए और बी के बीच में डिटेक्टर लगा दिया, बाकी बची हुई जो दो नोड है इनके बीच में लगा दो, इसको सी मान लो और इसको ई मान लो। इनके बीच में लगा होता है सोर्स। क्या लगा होता है, सोर्स। सोर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट, सॉरी डीसी सोर्स और एसी सोर्स। कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं, डीसी सोर्स और एसी। इट मे बी डीसी सोर्स अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, कैरी फोस्टर है, कल आपको बताया था मैंने कौन कौन से डीसी ब्रिज हैं, उस केस में व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। और अगर लोड चेंज हो जा रहा है, एल मेजर करना है, सी मेजर करना है, उस केस में यहाँ पर एसी बनानी पड़ेगी, एसी सोर्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि एसी के केस में कल आपको मैंने बताया था हमारे आरएलसी तीनों कंपोनेंट मेजर हो जाते हैं। अब ब्रिज की बैलेंस कंडीशन का मतलब ये है, ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लिया ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। करंट कहां से स्टार्ट होता है, बैटरी के पॉजिटिव से, तो ऐसे स्टार्ट हुआ, ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे जा रहा है। अब यहां पर पहुंचा करंट, यहां पर करंट जब इस नोड पे आया तो करंट केसीएल के हिसाब से करंट किसी भी नोड पे जब जाता है तो इनकमिंग करंट आउटगोइंग के इक्वल हो जाता है। तो यहां पर करंट एंटर तो कर जाएगा, लेकिन आगे दो ब्रांच बनी हुई है, दोनों में डिवाइड हो जाएगा। अब मान लिया, फॉर एग्जाम्पल समझिए 8 एम्पियर करंट चला था, 8 में से मान लिया 4 एम्पियर इधर चला गया, तो ये 4 एम्पियर इधर चला गया फॉर एग्जाम्पल।
अब 4 एम्पियर यहां पे पहुंचा, नहीं अलग ले लो यार इसको, थोड़ा सा वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, वैल्यू चेंज कर रहा हूं मैं। मान लो ये 8 एम्पियर ही ले लो, 6 एम्पियर ऊपर चला गया। एक बार कमेंट करके बताओ यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा? अरे आउटगोइंग 2 हो गया, आउटगोइंग 8 हो गया, तो इनकमिंग भी तो 8 है। तो नोड पे कितना करंट बचा, नेट करंट 0 बचा, आया 8 और गया भी 8। तो इसका मतलब ये हुआ, अब 6 यहाँ पर तक, यहाँ तक 6 करंट गया, 6 पहुंचा, यहाँ पर 6 करंट है इस टाइम। तो अगर मैं ये कह रहा हूं, अगर डिटेक्टर में करंट 0 हो जाए, इस ब्रांच में 0 करंट हो जाए, कितना करंट 0, मतलब इस करंट, इस ब्रांच में 0 करंट जाए, तो पूरा का पूरा 6 करंट कहाँ चला जाएगा, ए ई वाली ब्रांच में, इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा? यही हमने करना है। अगर इस वाली ब्रांच में और इस वाली ब्रांच में हमने सेम करंट पहुंचा दिया, तो ये जो मैंने एरो लगाई है, ये दोनों दोनों लोड जो एसी और एई के बीच में लगे हुए हैं, ये दोनों लोड सीरीज में चले जाएंगे, क्योंकि यही कहता है सीरीज में करंट सेम होता है, यस और नो? तो जैसे डिटेक्टर वाली ब्रांच में, जो डिटेक्टर वाली ब्रांच है, सेंटर वाली ब्रांच है, इसमें करंट 0 होता है, क्या होता है? इसी को बोलते हैं नल कंडीशन। क्या बोलते हैं? नल कंडीशन। नल कंडीशन, कई बार इसको बैलेंस कंडीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नल कंडीशन। जीरो कंडीशन भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट एक बात मुझे बताइए, अगर ये चीज आपका ये इस ब्रांच में 0 करंट है, तो आप चाहो, अगर इस ब्रांच में 0 ही करंट है, फिर तो इस ब्रांच को लगाने का कोई फायदा नहीं है। जैसे आजकल एसी नहीं चल रही, तो एसी में कोई करंट नहीं जा रहा है, तो आप चाहो तो एसी को हटा के नीचे रख दो, जहां पर एसी लगा रखा है हमने, लोड का पार्ट ही नहीं है वो। तो अब आप ध्यान से देखो कि आपको ये जो ब्रांच है, ये वाली ब्रांच में कलर चेंज करके कहता हूँ आपको, ये जो ब्रांच है यहाँ पर और जो ये वाली ब्रांच है, इनमें सेम करंट आ रहा है। सिमिलरली इस वाली ब्रांच में 2 है, तो इसमें भी 2 ही जाएगा, इस वाली ब्रांच में। तो ये दोनों ब्रांच आपस में सीरीज में, ऊपर वाली दोनों ब्रांच आपस में सीरीज में। नल कंडीशन में इसको बैलेंस कंडीशन भी बोलते हैं। क्या कंडीशन बोलते हैं? ऊपर वाली दोनों ब्रांच सीरीज में हो जाएंगे, नीचे वाली दोनों ब्रांच आपस में किस में हो जाएंगी? सीरीज में हो जाएंगी। किस में हो जाएंगी? सीरीज में हो जाएंगी। ये बैलेंस कंडीशन है। हालांकि बैलेंस कंडीशन एसी सोर्स और डीसी सोर्स मैं आपको अलग से समझाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में फर्क तो आता ही आ ही जाता है। एसी सोर्स की बैलेंस कंडीशन कैसे देखते हैं, डीसी सोर्स की बैलेंस कंडीशन कैसे देखते हैं, ठीक है, ये अलग से समझाऊंगा मैं, दोनों दोनों सोर्स की। लेकिन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मैं उसी की बात करूंगा, ठीक है। एक प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है जी, एक नोड आपकी ये हो गई, ठीक है जी। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है एक, ठीक है। एक नोड ये हो गई। आज क्लास के बाद ये जरूर बताना मुझे, टेलीग्राम में बताना मुझे, कि जो नोड होती है वो कितने टाइप की होती है, ठीक है। नोड कितने टाइप की होती है, सिंपल टाइप या कोई और टाइप की भी होती है। नोड होती क्या है, थोड़ा सा सर्च करना आज इसके बारे में, नोड क्या होती है, ठीक है, मैं बताऊंगा फिर नेक्स्ट क्लास में। अब देखो इसमें 4 नोड है। मैंने आपको साफ बताया था कि जब 4 नोड बनती हैं कहीं पर भी, तो इसका मतलब वो डेफिनेटली ब्रिज का केस हो सकता है। किसका केस हो सकता है? ब्रिज का। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट।
हरियाणा में भी आया था एक बार एग्जाम में, पंजाब के प्रीवियस एग्जाम में भी आया हुआ है, एसएससी में 2012 में, 18 में 2 बार इस तरह का कॉन्सेप्ट पूछा है, 22 में भी आया है। अच्छा, एसएससी के पेपर में देख रहा था कुछ में, पंजाब PTRPL के पेपर में इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ था, चंडीगढ़ एग्जाम हुआ था, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन था। और इस वाली ब्रांच में लगा दो डिटेक्टर, क्या लगा दो, डिटेक्टर। ये है क्वेश्चन 5, यहाँ 5 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ 15 ओम है, और यहाँ आपका 10 ओम है, ये 13 ओम है, और यहाँ पर सोर्स लगा दो, मान लिया ये। अब इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट, फाइंड इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बताना है आपने, आर इक्विवेलेंट बताना है, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया जब बैलेंस कंडीशन होती है, नल कंडीशन होती है, तो आपको बैलेंस कंडीशन पहचानने के लिए एक पॉइंट आपके पास है, एक पॉइंट आपके पास ये है कि आप ये देख लो, आप एक पॉइंट ये देख लो कि अगर डिटेक्टर वाली ब्रांच में कहीं करंट क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है, अगर लिखा हुआ है डिटेक्टर ब्रांच का करंट 0 हो रहा है, तो आप मान लेना कि बैलेंस कंडीशन बनी हुई है। दूसरा हो ये सकता है कि जो रेजिस्टेंस है अपोजिट आर्म के, उनका प्रोडक्ट इक्वल दिखेगा। देखो कैसे, आप ये बताइए, जो ये रेजिस्टेंस है 5 ओम, इसके सामने रेजिस्टेंस क्या है, 30 ओम, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना बनेगा, 5 इंटू 30 कितना होता है, 5 इंटू 30 कितना होता है, 150 होता है, इक्वल टू ये जो अपोजिट आर्म है, इनका मल्टीप्लाई देखो कितना बनेगा, 15 इंटू 10। अगर दोनों रेजिस्टेंस इक्वल दिख रहे हैं तो आप मान लेना कि बैलेंस कंडीशन बन चुकी है, बैलेंस कंडीशन बन चुकी है, तो यहां पर ID इक्वल टू 0। क्लियर है। अगर बैलेंस कंडीशन 0 दिख रही है, हमें नल कंडीशन आ चुकी है हमारे पास, तो आपको आर इक्विवेलेंट पूछा था ना इस क्वेश्चन का, मैं बताता हूँ देखो क्या होगा। अब क्या करो, देखो अब पेपर में आप एक काम कर सकते हो कि अगर यहाँ पर नल कंडीशन है तो डिटेक्टर वाली ब्रांच को हटा दो, हटा दिया, ये देखो हटा दिया, क्योंकि लोड का पार्ट ही नहीं है ना वो, ये बार ब्रांच आपने हटा दी, ये हटा दे, ठीक है। यहाँ तो करंट जाएगा नहीं ना, बैलेंस कंडीशन बनी हुई है। अब बताओ, अब ये 5 और ये 5 किस में आ गए, सीरीज में आ गए। इन दोनों का सीरीज कितना बनेगा, रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड होता है, कितना बना 20, कितना बना 20, और ये कितना बन गया 40। ये 40 और 20 आपस में पैरेलल में दिख रहे होंगे आपको, किस में दिख रहे हैं, ये 40 पैरेलल में क्यों, क्योंकि अगर करंट यहाँ से आया है तो करंट एक ऊपर गया एक नीचे गया, जब अलग अलग करंट जाता है तो वो सीरीज ना होकर पैरेलल हो जाता है। ये वाला 20 और ये वाला 40 आप उसमें पैरेलल में आ गए, तो पैरेलल का एक फॉर्मूला हमेशा बताता हूँ मैं, दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को आपस में एडिशन भी कर दो, तो R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो कितना आया 800 डिवाइड बाई 60। तो ऑप्शन में जाके चेक करना, इसका आंसर 2 से कट जाएगा 40 आएगा, तो ऑप्शन में जाके चेक करोगे ये 40/3 बन रहा है, क्या बन रहा है 40/3, ये रेजिस्टेंस इसका आ गया। आया समझ में। बैलेंस कंडीशन, तो बैलेंस कंडीशन से ये जिसको बोलते हैं ना कि कनेक्शन हमारे पास सीरीज है, पैरेलल है, स्टार डेल्टा है, और ये फोर्थ कनेक्शन है जिसको ब्रिज कनेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेडिंग बना लो ब्रिज कनेक्शन, सीधा मैंने न्यूमेरिकल करा दिया और आज आपको कंडीशन भी बता दी। ब्रिज कनेक्शन ये 4th नंबर का कनेक्शन है जो अब तक आप लोगों का नहीं हुआ था। ठीक है जी, क्लियर है। समझ में आया। तो प्रीवियस ईयर एसएससी का क्वेश्चन है, मतलब एसएससी ने कई बार पूछ लिया इसको एग्जाम में, तो स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन की बार बार ना, कि कैसे बैलेंस कंडीशन लेते हैं। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक ऑप्शन में लिखा है 40/3, क्या लिखा हुआ है 40/3। ठीक है, तो इसकी बैलेंस कंडीशन एसी डीसी की थोड़ा वेट करो, उसके लिए बताऊंगा मैं, ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा आपको। तो अब पॉइंट पर आ जाते हैं सीधा, कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके,
देखिए स्टूडेंट, यहां पर एक क्वेश्चन है, मूविंग कोयल डायनमोमीटर वाट मीटर इज कनेक्टेड, right? Moving coil in dynamometer watt meter is connected in series with fixed coil across the coil, series with the load, any one of the above. देखो मैं इसकी थ्योरी बताता हूँ आपको। जब एक मूविंग कोयल जो डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है वो कैसा होता है, याद रखना इसको। इसमें दो कोयल होती हैं, एक करंट कोयल होती है CC4 करंट कोयल, और एक जैसे हमारा मीटर होते हैं ना, तो उस एक तरह से हम पावर, अगर एक्टिव पावर मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कोयल बनानी पड़ेगी। करंट कोयल होती है, ये होती है प्रेशर कोयल। क्या होती है? तो इसके केस में बस आप कोई भी केस अज्यूम कर लो समझने के लिए, इसको कोई भी केस अज्यूम कर लो। एक सेकेंड। तो मूविंग कोयल के केस में जो डायनमोमीटर वाट मीटर है, ये कहां लगाया जाता है? अक्रॉस द सप्लाई। कहां लगाया जाता है? अक्रॉस द सप्लाई। तो ये जो आपका पूरा अरेंजमेंट है, ये सप्लाई के अक्रॉस लगा रखा है आपने। कहां लगा रखा है? सप्लाई के अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है पैरेलल। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट देखिए ध्यान से, मैं फिर दिखा रहा हूं आपको। ये पॉइंट हमारे सप्लाई के जो टर्मिनल है और जो ये वाले वाटमीटर के टर्मिनल है, ये आपस में ये शॉर्ट सर्किट पॉइंट है। मतलब इसको पैरेलल कनेक्शन तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल कनेक्शन। तो ये पॉइंट आपके, एक पॉइंट यहां लग गया, एक पॉइंट, इसको बोलते हैं अक्रॉस लगाना। जैसे आप वोल्टमीटर हमेशा कहां लगाते हैं? अक्रॉस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अक्रॉस, पैरेलल में लगाते हैं। कोई भी लोड, ऐसे लोड पड़ा है, ये लोड है, अगर मुझे इसके अंदर वोल्टेज मेजर करनी है तो मुझे इसके अक्रॉस यहां पर वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा, यहां पर। और एमीटर कहां लगता है? इसके अंदर, लोड के अंदर, यहां पर सीरीज में, लोड के साथ सीरीज में आना चाहिए, सेम करंट आना चाहिए। तो इसका आंसर ये होगा, मूविंग कोयल डायनेमोमीटर वाट मीटर में कनेक्टेड कहां लगता है? हमेशा सीरीज में लगता। गलत है, अक्रॉस द सप्लाई लगता है। कहां लगता है? कितनी कोयल होती है इसमें? एक करंट कोयल होती है, एक प्रेशर कोयल होती है। ठीक है, ये बात याद रखना। एक इंपॉर्टेंट नोट यहां पर, डायनेमोमीटर का जो डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट मैंने पहले भी करवाया आपको, ये AC भी मेजर करता है और एज वेल एज DC, दोनों बातें याद रखना। अब लास्ट लाइन, ये कई बार स्टेट एग्जाम में पूछी गई है। लास्ट लाइन जो मैं बोलने वाला हूं, हर चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन स्टार्टिंग से देख लो, मैं फिर बोल रहा हूं। जैसे ये जैसे क्वेश्चन ऐसे तो आ ही सकता है डायरेक्ट, कि कहां लगाया जाता है? अक्रॉस द सप्लाई लगाते हैं। दूसरा, कितनी कोयल होती है इसमें? दो कोयल होती है, करंट कोयल और प्रेशर कोयल। दो क्वेश्चन हो गए। एक और भी देखिए आप ध्यान से, आप ये देखिए, आप करंट कोयल, प्रेशर कोयल और जो रेजिस्टेंस यहां पर लगाया है, इसका अरेंजमेंट, और करंट कोयल, प्रेशर कोयल, रेजिस्टेंस, इन दोनों का अरेंजमेंट अलग अलग दिख रहा है दोनों फिगर में। जो फर्स्ट फिगर है वो लो वैल्यू ऑफ लोड करंट के लिए, और जो सेकंड फिगर है वो हाई वैल्यू ऑफ लोड करंट के लिए। तो फिगर की आइडेंटिफिकेशन कर लो एक बार कि किस केस में कौन सी फिगर यूज करनी है। अगर ये वाली फिगर यूज हुई, ये वाली फिगर जिसमें करंट कोयल से पहले अपने पॉइंट, ये करंट कोयल से पहले आपने ये पॉइंट उठाया, करंट कोयल से पहले उठाया, तो लो वैल्यू लोड करंट है। और करंट कोयल के बाद रखा तो ये हाई वैल्यू लोड करंट के लिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। डायनमोमीटर क्या करता है? AC भी मेजर करता है पावर और DC भी करता है। ये भी खत्म। लास्ट लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट कंसिस्ट ऑफ फिक्स कोयल फॉर्मिंग द करंट कोयल। तो जो फिक्स कोयल होती है ना बच्चों, जो फिक्स कोयल यहां पर होती है, जो फिक्स कोयल होती है उसको करंट कोयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्स कोयल। कोयल होती है जो फिक्स कोयल होती है। ये जो कोयल है ये आपकी करंट कोयल, फिक्स कोयल है यहां पर। ये करंट कोयल क्या है? फिक्स कोयल। और जो मूविंग कोयल होती है, मूविंग कोयल, जिसको हम प्रेशर कोयल या पोटेंशियल कोयल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये वाली कोयल, ये मूविंग कोयल होती है। क्या होती है? मूविंग कोयल। तो इसमें क्या पूछा है इसने? मूविंग कोयल पूछा। क्या पूछा? मूविंग। अब आप बताइए, मूविंग कोयल किसकी बात कर रहा है? पोटेंशियल कोयल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पोटेंशियल कोयल की। और ये पोटेंशियल कोयल कहां लग रही है? पोटेंशियल कोयल कहां लग रही है? अक्रॉस द सप्लाई। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। इस एक ही क्वेश्चन में इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को सीरियसली 10-15 मिनट इस क्वेश्चन पे लगाओगे तो बहुत कुछ आपको इस क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। अब स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन समझो।
अब कोई भी अरेंजमेंट है हमारे पास, 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 4, जो आपका 3 फेज 3 वायर सिस्टम मान ले लिया हमने, या 3 फेज 4 वायर सिस्टम ले लिया, 3 फेज की मैं बात कर रहा हूँ। हमें ये पता होना चाहिए कि कितने वाट मीटर लगेंगे। पेपर में क्वेश्चन आया एक बार, ये एसएससी का क्वेश्चन है कि मिनिमम नंबर ऑफ वाट मीटर कितने लगते हैं टू मेजर द रियल एन फेज अनबैलेंस लोड, या फिर ये पूछ रहा है वाट मीटर कितने लगते हैं पोली मतलब मल्टी फेज सिस्टम में अगर वहां पर एन कंडक्टर, कंडक्टर वायर को बोलते हैं। तो अभी मुझे बताइए, अगर 4 वायर लगेंगी, 4 वायर यूज हुए, 4 कंडक्टर यूज हुए हैं, तो कितने आपके वाट मीटर लगने चाहिए? 3 लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, अगर 5 वायर है तो 4 लगेंगे। तो क्या मतलब बना, क्या मतलब बना, क्या ट्रिक निकला यहां से, क्या ट्रिक निकला यहां से? अगर एन फेज सिस्टम है मतलब एक कम करना है आपने, वाट मीटर एक कम लगेगा टोटल वैल्यू से। अगर एन फेज है तो जो वाट मीटर लगेंगे वो एक कम लगेंगे एन से, n-1। कितने लगेंगे? n-1। ये किसने बताया? ए ऑप्शन, बुलोंडल थ्योरम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बुलोंडल थ्योरम। कौन सी थ्योरम? तो देखो एग्जांपल समझो, अगर n+1 वायर है, कितनी है? n+1। n+1 में यार n को 4 ले लो आप, 4 और 1 5 हो गए, तो यही n है, 4 को n बोल रहा हूं मैं। तो वाट मीटर कितने लगेंगे? n ही लगेंगे। समझ लो यार, फिर से मैं ये कह रहा हूं, अगर आपका जो सिंगल फेज सिस्टम में वायर n+1 यूज हुई है, कितनी? अगर वायर कितनी है? n+1, तो वाट मीटर कितने लगेंगे? जितनी भी वायर लगी है उसमें से एक कम कर दो, क्या बचा? n बचा। अगर आपके वायर n है, अगर सिर्फ वायर n ही यूज किया आपने, तो फिर वायर से एक कम लगेगा, वायर से एक कम। देखो यहां पर कितने लगे, नंबर ऑफ वाट मीटर n-1। समझ में आया? तो मिनिमम नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायरमेंट अगर पूछ रहा है तो n-1 क्या यूज होगा? n-1। इस 126 भी सेम कॉन्सेप्ट है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम है। अगर वायर 4 हैं तो क्या बनेगा वाट मीटर? 3 वाट मीटर, एक कम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वोल्ट मीटर, नंबर ऑफ वोल्ट मीटर का पता चल गया, वायर फेज के हिसाब से कैसे निकालते हैं। तो ये आपका 125 क्वेश्चन भी हो गया। इसका तो आंसर 125 का तो ए है, n-1। और 126 का अगर वायर 4 है तो जो बनेगा 3। तो n-1 फॉर्मूला होता है n नंबर ऑफ वायर अगर यूज हुई। ठीक है जी। एक क्वेश्चन है, दो तरह के लोड होते हैं, बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड। हाँ जी, यहां पर देख लीजिए, इन ए 3 फेज अनबैलेंस लोड सिस्टम द मेथड यूज टू मेजर द पावर। कौन सा मेथड यूज करते हैं अनबैलेंस केस में? 2 वाट मीटर मेथड, 3 वोल्ट मीटर, सॉरी गलत पढ़ रहा हूं बच्चों, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। हमें लोड सिस्टम में पावर मेजर करनी है। अब आप बताइए, पावर मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर कहां यूज होता है? तो वोल्ट मीटर की तो मैंने बात ही नहीं की। इसमें भी वोल्ट मीटर लिखा, ये भी गया ऑप्शन। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। पावर तो वाट मीटर से मेजर होती है ना, तो ये इसका आंसर सी है, 2 वाट मीटर मेथड। किससे? 2 वाट मीटर मेथड। और 2 वाट मीटर मेथड का फॉर्मूला ले लो, 2 वाट मीटर मेथड का फॉर्मूला ले लो। 2 वाट मीटर मेथड जो फॉर्मूला था, जो पावर निकालते होते हैं इसमें, उसका एक फॉर्मूला है, चाहे आपका स्टार है या डेल्टा है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं अंडर द रूट 10 फाई निकालने के लिए। अब बताऊंगा क्या यूज है इसका, 10 फाई निकालने के लिए, फाई निकालने के लिए। अब आप कहोगे फाई का क्या यूज है? देखो मैं आपको बताता हूँ, फाई का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ये वही फाई है जो हमें पावर फैक्टर के बारे में बताता है, क्योंकि कॉस फाई क्या होता है? पावर फैक्टर। तो जो यहाँ पर एंगल निकलेगा, 10 एंगल निकलेगा, 10 का फाई निकलेगा, उसका फॉर्मूला लिख लो अंडर द रूट 3। फॉर्मूला याद कर लेना इसको। W1 है पहले वाट मीटर की रीडिंग, W2 है दूसरे वाट मीटर की रीडिंग, डिवाइड बाई W पहले वाट मीटर की रीडिंग प्लस दूसरे वाट मीटर की रीडिंग। अगर आप ये फॉर्मूला लर्न कर गए तो आपसे कभी फाई की वैल्यू पूछेगा, कभी 10 फाई की वैल्यू पूछेगा, कभी यहाँ से cos फाई पूछेगा, और कभी cos फाई को लिख देगा पावर फैक्टर कितना होना चाहिए, यहाँ से कितना होना चाहिए। तो इस तरह का, तो ये फॉर्मूला क्या है, लर्न करो, अंडर रूट दी 3 W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2। ठीक है, डिपेंड करता है बच्चों, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन अभी दे रहा हूं आपको, किस किस केस में क्या क्या यूज होगा। राइट, तो ये तो अभी बता दिया आपने, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना कि अब मेजरमेंट ऑफ पावर करनी है अनबैलेंस लोड में, तो कौन सा मेथड यूज करोगे? 2 वाट मीटर मेथड। ये रहा इसका फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल में काम आ सकता है। अब ये जो फाई है ना बच्चों, ये फाई आप याद करो, ये फाई जीरो कब होता है? फाई जीरो का मतलब होता है कॉस जीरो। अगर यार ये फाई जीरो हो गया, बताना मुझे
अगर फाई 0 हो गया तो cos 0 कितना बनेगा, रेजोनेंस किया होगा 1, इसको बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर, बोलते कि नहीं बोलते। तो याद रखना अगर फाई 0 हो गया, क्या हो गया, फाई 0, तो यूनिटी पावर फैक्टर बनेगा। तो आपसे पेपर में पूछेगा कि अगर रजिस्टिव लोड है मान लिया तो फाई कितना है 0, तो आपसे पेपर में पूछेगा W1 और W2 रीडिंग में आपस में क्या रिलेशन है, W1 बड़ा है W2 से, W2 छोटा है W1 से, या फिर W1 इक्वल टू है W2 के, ऐसे कुछ ऑप्शन बोल सकते हैं। देखिए आप ये मुझे बताइए, अगर यहां पर मुझे 0 बनाना है, क्या बनाना है, इस पूरे वैल्यू में 0 बनाना है, तो इसको मैं 0 लिख देता हूं, W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2 इक्वल टू 0, यस और नो। और अगर मैं इस पूरी वैल्यू को कट करके इधर इधर पहुंचा दूं तो ये सारा 0 बन जाएगा। तो W1 माइनस W1 पहले वाट मीटर की रीडिंग, W2 दूसरे वाट मीटर की रीडिंग, तो W1 W2 उधर शिफ्ट कर दो। तो अगर पावर फैक्टर यूनिटी आ रहा है तो दोनों वाट मीटर की रीडिंग सेम आएगी। तो कब W1 W2 के इक्वल होगा, कब W1 की ट्वाइस ऑफ W2 की रीडिंग के इक्वल आएगी, W1 रीड करेगा, W2 रीड 0 करेगा, W1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, W2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, W1 और W2 आपस में नेगेटिव में होंगे, जैसे ये 4 आई रीडिंग तो इसकी -4 आ जाएगी। तो ये डिफरेंट आपके फेज एंगल है जिसको हम आगे देखेंगे मल्टीपल क्वेश्चन में आपको, जब आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तो इस टेबल से आपको देखना होगा, इस टेबल से आपको देखना होगा क्या फाई की वैल्यू दी है, और सोल्व करना तो कैलकुलेटर के साथ हो ही सकता है, किस फाई की वैल्यू पे क्या W1 और W2 में रिलेशन आएगी। W1 मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, कंप्लीट एग्जाम जब आप देने जाएंगे तो उस टाइम अगर आपको एग्जाम के दौरान कोई आपको टेबल चाहिए तो ये मोर देन एनफ टेबल है W1 और W2 की रीडिंग का एक्सप्लेनेशन करने के लिए। आपको अलग से किसी भी थ्योरेटिकल बुक में इस तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन यहीं पर डाल दिया, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका हो गया, ये हो गया हमारा, इसका तो आंसर 2 वाट मीटर मेथड आ गया। और व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर अमंग दीज, लेस एक्सपेंसिव, कंज्यूमर लेस पावर, यूनिफॉर्म स्केल, ये बिल्कुल ठीक है, इसका जो स्केल होता है वो यूनिफॉर्म होता है, क्या होता है, तो इसका याद कर लेना बच्चों, वाट मीटर का जो स्केल, डायनेमोमीटर वाट मीटर का स्केल जो होता है यूनिफॉर्म होता है। ये एडवांटेज लिखे हैं भाई इसके, अभी बताया भी 2 मिनट पहले। जो वाट मीटर होता है वो एसी पावर भी मेजर करता है और डीसी पावर भी। स्प्रिंग कंट्रोल क्या होता है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या होता है, स्प्रिंग कंट्रोल याद करो, ग्रेविटी कंट्रोल, स्प्रिंग कंट्रोल सब बता दिया, ठीक है। एरर इंट्रोड्यूस इन मेजरमेंट बाय वाट मीटर ड्यू टू, हाँ जी, रेजिस्टेंस नहीं है, सेल्फ कैपेसिटेंस नहीं है, सेल्फ, जो एरर आते हैं वो म्यूचुअल इंडक्टेंस से आते हैं। मैग्नेटिक कपल्ड का सर्किट का कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने लास्ट टाइम कराया था, उसमें बताया था व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसका यूनिट हेनरी होता है, जिसका यूनिट क्या होता है, हेनरी। तो यहां से याद रखना, इसका जो एरर आता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से आता है। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट की क्लास जरूर देखेंगे आप, राइट। तो ये आया हुआ W1 और W2 की रीडिंग पूछी हुई है यहाँ पर, ए ऑप्शन ए में। तो W1 और वो यही फॉर्मूला लगेगा ना, ये वाला फॉर्मूला भी बताया था मैंने। अगर पावर फैक्टर की वैल्यू 0.5 है तो W1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और W2 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, वही सोल्व करना है आपने, इस फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। तो आज ना यहाँ तक कर लो, ये सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने वाट मीटर को लेकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बार बार बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, ये वाट मीटर की संख्या कितनी होगी, ठीक है, बैलेंस कंडीशन बता दी। तो एक बार ना जरूर देख लो इनको चीज़ों को, काम आएंगे आपके, ठीक है। टेक्निकल क्लास के साथ साथ नॉन टेक भी लगाते रहना, ठीक है, जो अलग से आपकी स्पेशली पंजाब ओरिएंटेड एग्जाम जितने भी है ना आपके, जो टेक्निकल एग्जाम से इलेक्ट्रिकल के, ठीक है, या ऑल ओवर इंडिया जो भी कोई एग्जाम आप दे रहे हैं, कोई एसएससी का दे रहा है कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल को लेकर, तो उन सबके लिए वो क्लास मोर देन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोर देन एनफ है, क्योंकि उसमें टॉपिक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चला हुआ है, वो सबको आता है, स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक। ठीक है जी, कल के लिए प्रिपेयर रहना, कल थोड़ी लंबी क्लास होगी, ठीक है जी।